मतलब होता है एक कंपनी जब कोई स्टार्ट करती है तो उसको धन की आवश्यकता होती है और अपने धन की पूर्ति वह व्यक्तिगत रूप से या कुछ लोगों के द्वारा नहीं कर सकती। तो इसके लिए कंपनी पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक से धन इकट्ठा करती है। अब इस तरह के कितना धन चाहिए पब्लिक से, इसके लिए अपने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करना होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल शो की जाती है उसको बोलते हैं एथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? एथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद कंपनी उसमें से अपनी ज़रूरत के हिसाब से शेयर इशू करती है और जनता उसको सब्सक्राइब करती है, अर्थात उसके लिए आवेदन करती है और उस आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना कंपनी के हाथ में होता है। अगर जितना ज़रूरत है उतने ही एप्लीकेंट है तो सबको स्वीकार कर लेगी। अगर कम है और बाय रूल्स है 90% तक है तो भी स्वीकार कर लेती है। अगर 90% से कम है तो कंपनी पूरे एप्लीकेशन को क्या करेगी? रिफंड कर देती है, वापस कर देती है, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन अलॉट नहीं करेगी। रीज़न ये है कि कम शेयर एप्लीकेंट आए हुए हैं। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और वहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन में अपने हिसाब से कुछ लोगों को प्रोपोर्शनेटली दे देता है या सबको जितने शेयर है प्रोपोर्शनेटली दे देता है या उसमें भी कट ग्राज कर देता है। कुछ को पूरे रेशियो इक्वल दे देता है, कुछ को प्रोपोर्शनेटली दे देता है और कुछ को रिफंड कर देता है। तो इस तरह का कोई भी कंपनी अपने शेयर जब इशू करती है तो सब्सक्राइब और अलॉट करती है। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब शेयर इशू होता है तो शेयर इशू करने के कई तरीके होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इशू शेयर, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इशू शेयर में क्या देखेंगे कि फर्स्ट ये किस तरह का कर रहा है। तो 3 तरीके से कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू करती है। कैसे कैसे करती है? फर्स्ट वह करेगी एट पर प्राइस। क्या करेगी? एट पर प्राइस, या ये भी बोल सकते हैं फेस वैल्यू आर प्राइस। सेकेंड होता है तुम्हारा एट प्रीमियम और थर्ड होता है एट डिस्काउंट, है ना। तो इस चीज़ को वह शेयर को इस तरीके से इशू कर सकती है कंपनी को। अब यहाँ पे ध्यान देना है कंपनी का रेपुटेशन क्या है। अगर कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है तो वह एट प्रीमियम शेयर इशू करती है। अगर कंपनी का रेपुटेशन एवरेज है तो एट पर प्राइस इशू करती है। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और रेपुटेशन कम है तो वहाँ पे वह क्या करती है? एट डिस्काउंट पे शेयर को इशू कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं शेयर के साथ इशू जो शेयर हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो शेयर में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या होता है? शेयर फॉर फ्यूचर, अंशों का जब्तीकरण। शेयर फॉर फ्यूचर, हाँ बराबर उसमें आएगा। हाँ तो ठीक है। तो शेयर फॉर फ्यूचर को हम देखेंगे और शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है वो। तो जैसे कि आपने शेयर, आपको कंपनी ने शेयर प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इशू किया था और आप उसको सब्सक्राइब कर लिए, आपको शेयर भी अलॉट हो गया, लेकिन कंपनी को अपने ज़रूरत के हिसाब से एट डिमांड मनी ज़रूरत के हिसाब से मांगती रहती है। जब आपसे मांगती रहती है और उस टाइम आप नहीं देते हैं तो कुछ ज़रूरी प्रक्रियाएं होती है, कुछ ज़रूरी औपचारिकताएं होती हैं, उसको कंपनी क्या करती है? फुलफिल कर लेती है। और न ही पेड करने वाले को, नॉट पेड जो शेयर होल्डर्स हैं ऑन काला एट डिमांड, उस केस में ऐसे शेयरों की एक लिस्ट बना लेती है और उनको जब्त कर लेती है पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद। तो शेयर फॉर फ्यूचर क्या है?
ऐसे शेयर होल्डर्स जो कंपनी के डिमांड पे पैसे नहीं जमा करते हैं, तो ऐसे शेयर होल्डरों को कंपनी आवश्यक औपचारिकताएं पूरा करने के बाद ऐसे शेयरों को जब्त कर लेती है। ठीक है, अब इसको जब्त करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो 28 से लेकर के 31 सेक्शन 28 से लेकर के 231 तक में इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो लोग शेयर का पैसा कंपनी के ज़रूरत पे नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोगों के सबसे पहले जो कंपनी का सचिव होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेकर के क्या करता है, उनकी एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट बनाने के बाद उनको एक रिमाइंडर भेजता है कि आप कंपनी का पैसा जमा कर दीजिए जो इस काल की है। आने अलाटमेंट हो सकता है, या फर्स्ट काल हो सकता है, या सेकंड काल हो सकता है, या फाइनल काल हो सकता है, जो भी हो सकता है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो उनको कुछ टाइम देते हैं, जैसे 14 दिन का कम से कम टाइम देना होता है। 14 दिन का टाइम देने के बाद भी कोई उधर से फीडबैक नहीं आता है, फिर से एक रिमाइंडर भेजते हैं कि अगर आप समय से पैसा नहीं देंगे और ब्याज सहित पैसा नहीं अगर जमा किया तो आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। फिर भी वो कोई रिमाइंडर नहीं देते हैं, कोई भी फीडबैक नहीं देते हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, अंशों को जब्त कर लेंगे और उनके सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब उसको रद्द कर देंगे और उनका कंपनी के जो रजिस्टर है, कंपनी के रजिस्टर में से उनका नाम हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अंशों का जब्तीकरण होता है। जब अंशों का जब्तीकरण होता है तो उस पर कुछ लेखे करने होते हैं। जैसे अब अंशों का जब्तीकरण हो रहा है तो लेखे क्या करेंगे, तो फर्स्ट फॉरफीचर के लिए एंट्री करते हैं ऑन फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर क्या एंट्री होगा, लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और इसके बाद जितने भी अनपेड कॉल है, नॉट पेड अमाउंट है, नॉट पेड कॉल है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो जैसे मान लो आपने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर्स ने, तो उसको भी लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर इतने तक ही कंपनी ने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके पैसे को डिमांड करने के लिए कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही वो पैसा मांगती है, तो यहीं पे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अमाउंट कौन सा भरें। तो अमाउंट भरने के लिए हमको ध्यान देना रहता है कि शेयर कैपिटल पे कितना काल हो चुका है या हुआ है। जितना काल हुआ रहेगा उतने से ही शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्या करेंगे, वहाँ पे जितना डिमांड एट कॉल है उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे एग्जांपल समझो कि तुम्हारे पास 100 शेयर है जिसने शेयर होल्डर्स ने पैसा जमा नहीं किया है। तो 100 शेयर होल्डर्स ने, अगर 100 शेयर होल्डर्स, जो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने अपने अलॉटमेंट के पैसे नहीं जमा किया और मान लो अलॉटमेंट पे या शेयर पे पहले इन्होंने 10 रुपये पूरा पैसा मांग लिया है, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट पे 2 रुपये नहीं देते हैं। अलॉटमेंट प्राइस जो है 2 रुपये नहीं देते हैं और फाइनल कॉल जो है उस पर भी ये 5 रुपये नहीं देते हैं, है ना। तो 5 रुपये नहीं दिए, 2 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं दिए और पूरा कॉल हो चुका है। तो जब पूरा कॉल हो चुका है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, 10 से 100 शेयर है तो 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे कितना, 1000 रुपये। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा जमा हुआ है, उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देना ये रहता है कि क्या ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम यहाँ पे इसका डिटेल आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अनपेड कॉल है, नॉट पेड अमाउंट है,
अर्थात नॉट पेड एट कॉल है, उसको पहले लिख लेंगे और उसके बाद डिफरेंस वैल्यू जो आएगा उसको फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे। तो जैसे मान लो 5 रुपये फाइनल अकाउंट में दिया है तो 500 रुपये लिखो 100 शेयर से। यहाँ पर देखो 2 रुपये दिया है तो 200 लिखो और बाकी डिफरेंस वैल्यू मतलब कि 3 रुपये बचता है तो 3 रुपये यहाँ पे लिखो। ये कब है? जब शेयर इशू होता है एट पर प्राइस, एट पर प्राइस। अगर सम मूल्य पे शेयर इशू होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? एट पर प्राइस पे शेयर को इशू कर देंगे और लिख देंगे, ठीक है ना, और ये एंट्री लिखेंगे। आगे जब हम इसको वेलकम आगे जब फॉरफिट कर लेते हैं शेयर को तो इसके बाद कंपनी क्या करेगी? री इशूड करती है या नहीं भी कर सकती है, लेकिन उसको री इशूड कर लेना होता है। नहीं करेगी तो कंपनी को घाटा जाएगा, नहीं करेगा तो कंपनी को घाटा जाएगा। तो वो क्या करेगी? ऐसे शेयरों को जो 100 शेयर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसको 8 रुपये पे री इशू कर दिया या 9 रुपये पे री इशू कर दिया। मैक्सिमम री इशू पे डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना कि फॉरफीचर हुआ है, जितना कि फॉरफीचर अमाउंट हुआ है उतने तक ही री इशू किया जा सकता है, उतने अमाउंट तक डिस्काउंट पे री इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पर री इशू अगर करते हैं तो री इशू के लिए हम एंट्री करेंगे। अब इसको हम मिटाते नहीं हैं, इसको दिखाएंगे क्योंकि हमको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है तो फॉरफीचर अमाउंट को हमको देखना रहता है। तो री इशू करते हैं तो री इशू के लिए हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे री इशू के लिए एंट्री। जब री इशू करेंगे तो आपके पास क्या होगा? पैसा आएगा, पैसा कंपनी में आएगा। जब पैसा कंपनी में आएगा तो वहाँ पे क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। किसके रेफरेंस में आएगा? तो शेयर कैपिटल के रेफरेंस में आएगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान दो जरा कि 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने रीइशू किया है। 100 शेयर अपने पास थे तो 100 शेयर के हिसाब, 100 शेयर का 8 रुपये के हिसाब से कितना वैल्यू हुआ? 800 रुपया हुआ। तो 800 रुपये तो हमको बैंक से मिला, लेकिन शेयर क्या है? 10 रुपये वाला है और री इशू करेंगे तो पूरे 10 रुपये की वैल्यू दिखाएंगे ना, क्योंकि उस पर डिमांड कितना हो चुकी थी? 10 रुपये हो चुकी थी। तो 10 रुपये डिमांड हो जाने की वजह से 10 रुपये हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। तो यहाँ पे तो हमको कितना दिखाना रहेगा? 1000। कितना दिखाना रहेगा? 1000। तो ये 200 रुपये का डिफरेंस है ना, क्योंकि जनरल एंट्री में तो आपको पता है कि जनरल एंट्री में दोनों साइड का बैलेंस डेबिट क्रेडिट का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तो 800 है और यहाँ पे 1000 है। तो इस डिफरेंस वैल्यू को क्या करेंगे? कहाँ से लेकर के आएंगे? यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि फॉरफीचर शेयर को हम री इशू कर रहे हैं तो फॉरफीचर को ही डेबिट करेंगे। अगर न्यू शेयर होता तो वहाँ पे डिस्काउंट लिखते, लेकिन न्यू शेयर नहीं है, ये जब्त शेयर है, फॉरफिटेड शेयर है और इसको री इशू करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? 200 और इसका नरेशन लिख देंगे। ठीक है, आगे जैसे ही हो जाता है एंट्री और तो कंपनी को क्या करना होगा? इसको क्लोज करने के लिए, खाते को क्लोज करने के लिए एक और एंट्री करेगी और जो डिफरेंस वैल्यू होगा फॉरफीचर और डिस्काउंट का, री इशूड पे डिस्काउंट एट री इशूड, उसको क्या करेगा? डिफरेंस वैल्यू को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री करेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? यहाँ देखो 300 हमने फॉरफिट किया है और हमने री इशू पे कितना फॉरफिटर अमाउंट में दिखाया? 200। तो 200 और 300 का डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस वैल्यू होगा उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अर्थात 100 रुपये यहाँ और ये 100 रुपये यहाँ। ये क्या है? कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है ना।
तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस में, डिस्काउंट जो करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को रिटर्न अप करने के लिए, गुडविल रिटर्न अप करने के लिए, आप प्रीमियम पे शेयर इशू करने के लिए, ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप जब एंट्री करते हो तो एक और आ जाता है, फॉर फ्यूचर के बाद आपके पास आता है ईसाप। फॉर फ्यूचर के बाद आता है आपके पास ईसाप। तो ईसाप शेयर को भी देखते हैं और ईसाप का फुल फॉर्म देखते हैं। ईसाप आपके एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर का या 10 नंबर का शार्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, और ऐसे ही शार्ट में आता है ईसाप। व्हाट इज ईसाप, एक्सप्लेन या शार्ट नोट गिवन एट ईसाप। तो आपको इसका लिखना होता है। तो सबसे पहले तो आप इसका फर्स्ट फॉर्म स्टैंड फॉर्म लिखो, और स्टैंड फॉर्म अगर आप लिख देते हो तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर आपको समझ जाता है कि आपको आता है। उसके बाद डिटेल आप दीजिए। डिटेल जब देंगे तो पता चलेगा कि आपने सही दिया, तो उसको समझना है। तो इस आपका पहले स्टैंड फॉर्म देखते हैं, और ये होता है स्टैंड फॉर्म एम्प्लॉय। क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो, जब कोई कंपनी है, कोई व्यवसाय है, और वहाँ पर अगर रिलेशन किसके बीच, नौकर और मालिक का होता है, तो उतना एफिशिएंसी अपने कर्मचारियों में नहीं देखने को मिलता है। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या उनको प्रॉपरली मोटिवेशन मिलता रहे सेल्फ, इसके लिए कंपनी ईसाप शेयर इशू करती है समय समय पे। वो किसको इशू करती है, जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं या कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं। इसके लिए भी रिजर्वेशन है। ऐसा नहीं कि सभी शेयर एम्प्लॉयों को ही दे दें, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय फंस सकते हैं। तो सेबी ने ऐसा रूल बना रखा है कि कभी भी 5% से अधिक ईसाप शेयर इशू नहीं हो सकता एम्प्लॉयों को। 5% में ही एम्प्लॉय ले सकते हैं। ये मैंडेटरी भी नहीं है कि एम्प्लॉय उस शेयर को ले ही, जिसको ज़रूरत है ले, नहीं ज़रूरत है ना ले, उसकी मर्जी है। एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसकी मर्जी, दूसरा कोई ले लेगा, लेकिन 5% से अधिक नहीं होगा। अगर कोई प्रमोटर्स है, वह अगर उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, या कोई इंस्टीट्यूशंस है, या कोई सब्सिडरी कंपनी, ऐसे लोग इस शेयर को अगर 10% से अधिक शेयर रखते हैं पहले से ही, तो वो इसको नहीं ले सकते। वो इसको नहीं ले सकते। जो 10% से पहले जनरल शेयर ले रखे हैं वो इसमें नहीं आते, वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न अब ये उठता है कि ईसाप होता क्या है। तो ईसाप वह होता है जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को फ्यूचर रेट को मार्केट प्राइस से कम कीमत पे शेयर इशू करती है, या कहती है कि आप ऑफर करती है कि आप इस शेयर को खरीद करके कंपनी के मेंबर्स बन जाओ, या कंपनी में पार्टिसिपेट करो, या कंपनी के साथ अपना मैनेजमेंट में भागीदार बनो। तो इस तरह के शेयर को हम कहते हैं ईसाप शेयर। ईसाप शेयर, ईसाप शेयर का मतलब समझ में आया आपको। ईसाप शेयर का मतलब है कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को फ्यूचर रेट को आज मार्केट प्राइस से कम कीमत पे ऑफर करती है खरीदने के लिए, तो उसी को हम ईसाप शेयर कहते हैं। ईसाप शेयर को हम इशू कर सकते हैं इसी तरह से जैसे हम शेयर को इशू करते हैं एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पर प्राइस। तो तीनों रूपों में हम इशू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो इशूड प्राइस है उससे अधिक होगा, लेकिन मार्केट प्राइस से कम होता है। ठीक है, तो ये आपका ईसाप शेयर होता है। इसके बाद आपके पास आता है ईसाप शेयर के बाद बाई बैक शेयर। तो उस पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सा। 5 नंबर का शार्ट नोट लिखने के लिए आता है बाई बैक
शेयर। आपने सुना होगा कंपनी इशू करती है जब शेयर तो प्रॉस्पेक्टस कंपनी अपने पब्लिक में भेजती है, जारी करती है। उस प्रॉस्पेक्टस को देख करके उस प्रॉस्पेक्टस में सारे डिटेल होते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट होते हैं, कंपनी के जो प्रोसेस होते हैं, कंपनी के जो रूल्स होते हैं, वो सारा कुछ उसमें दिया रहता है। कंपनी क्या करने वाली, कितना ग्रोथ होने वाला, सारा डिटेल उसमें दिया रहता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी जनता इंटरेस्टेड होती है वो उनसे शेयर के लिए आवेदन करती है और कंपनी एक्सेप्ट करती है। तो इस रेट पे कंपनी सामान्य कीमत रखती है, सामान्य अर्थात मार्केट प्राइस से कम कीमत पे। जब आईपीओ आता है तो क्या होता है, कम प्राइस पे जनता को ऑफर करती है, लेकिन वही शेयर जब कंपनी खरीदती है तो उसको मार्केट प्राइस से अधिक कीमत पे खरीदती है, अधिक कीमत पे खरीदती है। क्यों? क्योंकि अगर अधिक कीमत पे नहीं खरीदेगी तो कोई बेचेगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं। तो जिस तरह से आईपीओ में कम कीमत पे कंपनी शेयर इशू करती है जनता के लिए, उसी का ठीक उल्टा बाईबैक शेयर में कंपनी क्या करती है, अधिक प्राइस पे जनता से शेयर खरीदती है, तो उसको बोलते हैं बाईबैक शेयर। अब ऐसा क्यों करती है? तो कंपनी के पास जैसे नंबर ऑफ शेयर अधिक है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व फंड है, या कंपनी अपने डिविडेंड रेट को बढ़ाना चाहती है, या कंपनी कुछ कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में लेना चाहती है, तो उस केस में कंपनी बाईबैक शेयर करती है। लेकिन कंपनी कभी भी बाईबैक शेयर अर्थात इक्विटी का नहीं कर सकती। रीज़न ये है, इक्विटी का बाईबैक शेयर इसलिए नहीं हो सकता कि यह कंपनी के फेवर में नहीं जाता है, जनता में इसका गलत इम्पैक्ट जाता है। लेकिन कुछ प्रक्रियाओं को अप्लाई करने के बाद कंपनी बाईबैक शेयर कर सकती। इसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं और वह रूल्स दिया है सेक्शन 237 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 में दिया हुआ है कि किस तरह से कोई कंपनी अपने ही शेयरों को खरीद सकती है। लेकिन एक लाइन का बात कहूँ